हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब अपने पढ़ाई में बेस्ट दे रहे होंगे और आपके पढ़ाई को और बेस्ट बनाने के लिए हमने शुरू किया है क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका है नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, यहाँ पर रुक जाइए। अब इसमें हमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर के, वो सभी क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने हैं। देखिए, इसमें केवल हम किस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, तो केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए। क्रैश कोर्स का मतलब ही है कि कम से कम समय में और कम से कम कंटेंट में क्या हो जाना चाहिए, हमें एग्जाम का अच्छा तैयारी हो जाना चाहिए। तो सेम उसी तरह कि एग्जाम का तैयारी अच्छी तरह से हो जाए, उसी के लिए केवल वैसे क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है। ये वीडियो होने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। ठीक, इसमें जितने भी इस वीडियो में प्रश्न मिलेंगे आपको, और सब क्या रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप वाले रहेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप वाले जो रहेंगे उसके लिए अलग लेक्चर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। इसके साथ ही कई बार क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा तो कई बार ये भी पूछ लिया है, डिफाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, और साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स विद, और हाँ एक यहाँ पर छूट गया है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विद एग्जांपल। ठीक, इस तरह से ये प्रश्न है। अब हम लोग पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्या, तो एक सब्सटेंस है, ठीक, पदार्थ की तरह। अब दैट डिजोल्व इन वाटर, जब इसको वाटर में घुलाया जाएगा टू प्रोड्यूस आयन, तो क्या करता है, आयंस को प्रोड्यूस करता है, आयंस यहां पर उत्पन्न करेगा। हो सकता है क्या हो, एनायंस और केटायंस हो। ठीक, अब यहां पर देखते हैं, विच अलाउ द सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉल्यूशन में क्या करता है, उससे विद्युत धारा के प्रवाह को होने देता है। ठीक, तो यहां पर हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस है जो अगर जल में घोला जाए या वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पर घुलने के बाद आयंस प्रोड्यूस करेंगे, और उस आयंस के कारण क्या होगा, वो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो वैसे ही सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहां पर देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को ही डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और सेकेंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पहले हम लोग देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में बात करें, the substance that completely dissociate into ion in water resulting in a solution that conduct electricity very well। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, जो अगर पानी में घोला जाए completely dissociated in ions, यानी कि जो पानी में घोलने पर क्या हो, पूरी तरह से आयन में टूट जाए। ठीक, तो अगर पानी में घोलने पर पूरी तरह से आयन में टूट जाएगा और क्या करेगा, जिसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा चालक बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा, या उससे बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी का है अच्छी तरह से चालन होने लगेगा। तो उससे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें ध्यान देना है कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगा जो जल में घुलने पर क्या होता है, पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है। तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसका एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हो गए। ठीक, अगर बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इनको वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो जल में पार्शियली डिसोसिएट होते हैं या पार्शियली रूप से आयंस में टूटते हैं। देखिए, द सब्सटेंस दैट पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर, यानी कि जो वाटर में क्या हो, पार्शियली रूप से टूटे आयंस के रूप में, और उसके रिजल्ट के कारण क्या, सॉल्यूशन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग। ये भी क्या करेगा, आयंस तो इसमें भी टूटेगा, और आयन टूटने के कारण जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाएगा, लेकिन उतना अच्छा कंडक्टर नहीं बनेगा जितना अच्छा कंडक्टर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्लियर है, दोनों में क्लियर डिफरेंस है। एक में पूरी तरह से आयंस टूटेगा और दूसरे में पार्शियली रूप से आयन टूटेगा, बस यही डिफरेंट है। और इसमें बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल में, तो एसिटिक एसिड हो गया, इसको जब जल में घोला जाता है, वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। और इधर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी, और साथ में कार्बनिक एसिड, ये
ये सभी क्या है, वीक कार्बो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की, जो है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या किया जाता है, या तो वाटर में डिसोल्व कर कर यानी कि एक्वस सॉल्यूशन बनाकर, या तो उसको पिघलाकर यानी कि मोल्टेन स्टेट में क्या किया जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है यानी कि विद्युत धारा उससे गुजारा जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो अपने आयंस के रूप में पूरी तरह से टूट जाता है या डिकम्पोजिट हो जाता है। ठीक, तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां पर देख लीजिए, अब प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ क्या है, ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है जिसमें क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या किया जाता है, डिकम्पोजिशन, किसके द्वारा, बाय द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को गुजारकर, तो कैसे, तो थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। के किससे गुजारा जाता है, तो उसके एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जल में घुलाकर, या तो उसको पिघलाकर यानी कि मोल्टेन स्टेट में, तब वो टूट जाता है और वही प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज इलेक्ट्रोलाइसिस यूज्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस अभी हमने प्रोसेस जो देखा है उसका यूज कहां पर किया जाता है। ठीक, तो देखिए पहला यूज है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कालाइन मेटल, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड। तो इसका यूज कहां किया जाता है, तो हम लोग जमीन से जो अयस्क प्राप्त होता है और प्राप्त होता है धातुओं का, मेटल्स का, तो उसको फैक्ट्री में शुद्ध किया जाता है, उससे प्योर मेटल को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में उसका अयस्कों से जो प्रोसेस है उसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज किया जाता है। और कैसे कैसे मेटल में ज्यादा, तो एल्कालाइन मेटल जो हो गया, ठीक, यानी कि जो ग्रुप 1 के मेटल है वो, और एल्कालाइन अर्थ मेटल यानी कि ग्रुप 2 के जो मेटल है वो मेटल, और फिर एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी जो मेटल है उस समय में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा इन्हें प्योर स्टेट में प्राप्त किया जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और हो गया इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। अब देखिए जो मेटल को एक्सट्रैक्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में इम्प्योरिटी मिला हुआ रहता है। तो उस इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए यानी कुछ अशुद्धि को उससे अलग करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, उसे प्योर करना पड़ता है, प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। तो इस प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अगला यूज देखे तो है इलेक्ट्रोप्लाटिंग। इलेक्ट्रोप्लाटिंग क्या है, तो कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई ऐसा आपके घर में गहना होगा कि जो तो हो बना हुआ किसी और मेटल से, लेकिन सस्ता मेटल से, और उसके ऊपर क्या होगा, सोना का पानी चढ़ा होगा। तो जो पानी चढ़ने वाला जो प्रक्रिया, उसमें जो सोना के ऊपर से परत चढ़ा दिया जाता है, ये जो धातुओं का परत चढ़ाने का प्रक्रिया है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लाटिंग। ठीक, तो इलेक्ट्रोप्लाटिंग प्रोसेस में भी क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज किया जाता है। ठीक, अगर बात करें इसका नेक्स्ट यूज का, तो इन इलेक्ट्रोटाइपिंग। इलेक्ट्रोटाइपिंग क्या है, तो आपने कभी मोहर बनते हुए देखा होगा या मोहर का कहीं ना कहीं यूज देखा होगा। उसमें जो ब्लॉक बना होता है जिसके कारण ऐसे छापने पर जो उसमें लेटर होता है वो उग जाता है, तो जो ब्लॉक बनता है तो उस ब्लॉक को बनाने में ही इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोटाइपिंग में। ये क्लियर है, इसका यूज कहां कहां किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस से जुड़ा हुआ जो फैराडे का लॉ है उसको हमें डिफाइन करना है। तो इसके कितने लॉ हैं, दो, फर्स्ट और सेकंड। तो दोनों को हम लोग देख लेते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लॉ। देखिए इसमें क्या था, इन इलेक्ट्रोलाइसिस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिकम्पोज्ड एट each electrode is directly proportional to the magnitude of electric current passed through it the solution। तो पहला में क्या कर रहा है, देखिए पहला लॉ में कोई भी एक हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक, उस सॉल्यूशन में अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोड्स को उसमें जोड़ देना है बैटरी के द्वारा। अब जैसे उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी उससे गुजारेंगे, पास करेंगे, तब क्या होगा, उसके अंदर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो होगा शुरू हो जाएगा। ठीक, तो वहां पर जो डिकम्पोजिशन होगा तो वहां पर क्या होता है
कि इलेक्ट्रोड के पास डिकम्पोजिशन जैसे होता है तो इलेक्ट्रोड के पास क्या होता है, जो उसमें का सब्सटेंस धीरे धीरे इलेक्ट्रोड के पास इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो वहां पर कितना अमाउंट में सब्सटेंस डिकम्पोज होकर वहां पर इकट्ठा होगा इलेक्ट्रोड के पास, वो किस बात पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है कि कितना मैग्नीट्यूड का उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा रहा है। तो जितना मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगा उतना ही ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोड पर डिकम्पोज्ड सब्सटेंस वहां पर देखने को मिलेगा। तो और ये होता कैसे, अगर इसको मैथमेटिकल में लिखा जाए तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। 10 यहाँ पर मान के चलते जो सब्सटेंस डिकम्पोज हुआ है वो क्या है, m। तो यहाँ पर क्या कर रहा है उसका, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पर इस तरह से होगा I T। I यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी इन एम्पियर, और T यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने में कितना समय लगा है। तो जितने समय तक इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगा उतना ही क्या होगा, यहाँ पर जो सब्सटेंस है डिकम्पोज्ड होकर इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसको ऐसे लिख सकते, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, इक्वल, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा Z, फिर I T। जहां पर Z क्या है तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। क्या है ये, अगर बात करें Z का तो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, ठीक। और I क्या है तो ये है इलेक्ट्रिसिटी इन एम्पियर, और T क्या है तो टाइम इन सेकेंड, ये ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट लॉ में यही कहता है कि जितना ज्यादा करंट हम पास करेंगे या जितने देर तक पास करेंगे हमें इलेक्ट्रोड पर उतना ही ज्यादा सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो हमें प्राप्त होगा। अब देखते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ क्या कहता है, इन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। यहां पर क्या करे कि हमें सेम क्वांटिटी का क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करना है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगा वो क्या रहेगा, सबका सब सेम रहेगा मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी। किससे पास करना है, थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे पास करना है, तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स से कनेक्टेड इन अ सीरीज। और वो सभी इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हो, तो सीरीज में एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। द डिपॉजिटेड मास ऑन द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट। तो यहां पर इस समय भी क्या होगा, तो इस समय भी हमें देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ है, सब्सटेंस डिकम्पोज्ड हुआ है, और वहां पर जो सब्सटेंस का कुछ मात्रा में यानी कि अमाउंट वहां पर इकट्ठा हुआ है। तो जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो केमिकल इक्विवेलेंट। इस तरह से मान के चलते हैं कि यहाँ पर ठीक है एक कंटेनर यहाँ, एक कंटेनर यहाँ, इस सबको हमें क्या करना है, बाय सीरीज में ऐसे हमें जोड़ देना है, ठीक। और ये इधर बैटरी से जुड़ जाएगा, इस तरह से हमें सीरीज में जोड़ देना। अब इससे करंट भी पास करना है, तो सभी से कितना करंट पास करना है, तो एक ही क्वांटिटी वाला, ठीक। तो अब इलेक्ट्रोड पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड यहाँ पर है ये वाला इलेक्ट्रोड, तीन इलेक्ट्रोड पर क्या होता है कि सब्सटेंस कुछ मात्रा में यहाँ पर इकट्ठा होगा। तो कितने मात्रा में इकट्ठा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका रहेगा, तो केमिकल इक्विवेलेंट का। तो इस तरह से हो जाएगा M प्रोपोर्शनल ई से हो गया केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक। इस तरह से अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अभी हमने फर्स्ट लॉ में देखा है कि M इक्वल Z IT था वहां पर, ठीक। तो Z क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता क्या है वो अब देख लेते हैं। तो देखिए द मास ऑफ सब्सटेंस, ये क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंस किससे जुड़ा हुआ है, तो सब्सटेंस के मास से। कैसा सब्सटेंस, तो डिपॉजिटेड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज passed on 1 second is called electrochemical equivalent। तो ये क्या है, तो वह मास जो इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ है, डिकम्पोज हुआ है। तो कितने मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी देने पर, तो 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर के इलेक्ट्रिसिटी कितने समय के लिए, 1 सेकेंड तक गुजारेंगे तो हमें जो वहां पर प्राप्त होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो देख ले यहाँ पर फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या था, M इक्वल ZCT। Z यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अगर यहाँ पर हम जो करंट है 1 एम्पियर हो जाए और जो समय है 1 सेकेंड हो जाए, तो यहाँ पर जो मास हमें मिलेगा, सब्सटेंस का जो मास होगा, यही मास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल का इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का। तो क्लियर है। बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक, तो ये भी देख लेते हैं। देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है, तो ये रूप है इसका रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस हम लोगों ने जाना है कि एक प्रॉपर्टीज होता है मैटर का, जो उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो उसका क्या करता है, विरोध करता है, उसको रोकता है। ठीक, तो अब देखिए यहां पर तो ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है, तो द रेजिस्टेंस क्या जान गए हम लोग, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर of 1 centimeter length and having area of cross section equal to 1 centimeter square is called is specific resistance, और इसी को बोला जाता है रेसिस्टिविटी। ठीक, तो अब देखिए कोई भी यहां पर एक कंडक्टर ले लेते हैं, इस तरह से कोई एक कंडक्टर ले लेते हैं, ये कोई कंडक्टर है। ठीक, इस तरह से इसका कुछ ना कुछ लंबाई होगा, तो हम यूनिट में यहां पर कुछ भी लेंथ लेंगे तो कितना मिलेंगे यूनिट में, तो यूनिट हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया लेंथ। ठीक, अब इसके बाद इसका क्रॉस सेक्शन के एरिया क्या होता है, तो मान के चलते हमारे पास कोई मेटल है, तो इसको हम दो तरीका से काट सकते हैं, या तो ऐसे काट सकते हैं या इस तरह से ऐसे इसके लंबाई के अनुसार काट सकते हैं, एक इसके गोलाई के अनुसार या मोटाई के अनुसार इस तरह से, और नहीं तो एक इसके लंबाई के अनुसार। तो अगर यहां पर अगर हम इसके गोलाई या मोटाई के अनुसार ऐसे काटते हैं तो यहां पर जो इसका क्षेत्रफल देखने को मिलेगा वही कहलाता है, यहां पर जो क्षेत्रफल ऐसे देखने को मिलेगा यही कहलाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम चल गया, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई भी कंडक्टर हो जिसका लेंथ हो 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन का एरिया हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका जितना भी ये क्या बोलते हैं रेसिस्टेंस होगा, वही रेसिस्टेंस का मान उसका क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या बोले तो रेसिस्टिविटी कहलाएगा। इसको रो से दर्शाते हैं, कुछ इस तरह से साइन होता है रो का। ठीक, इसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है रो से। ठीक, और साइन होता है ऐसे रो, पी की तरह होता है। अब बात करें यहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, देखिए यहां पर, तो द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। देखिए तो यहां पर रेसिस्टिविटी हम लोग जान गए, तो उसी को अगर हम इनवर्स कर देते हैं तो इनवर्स करने पर हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या बोले तो कंडक्टिविटी, और इसको डिनोट किया जाता है कप्पा से, और कप्पा का साइन कुछ इस तरह से के जैसा होता है, इस तरह से। ठीक, और अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखना चाहे तो यहाँ पर कप्पा इक्वल क्या हो जाएगा 1 बाई रो। रो क्या है, तो रो यहाँ पर है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और इसी का इनवर्स क्या हो जाएगा, तो इनवर्स हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। ठीक, तो यहां पर देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या है, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यहां पर देखिए क्या कर रहे हैं कि कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है कि आयंस प्रोड्यूस होगा, जब उसमें कोई क्या घोलना है, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स घोलना है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स घोलेंगे तो उसमें आयंस प्रोड्यूस होगा, लेकिन कितना घोलना है उसमें, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, यानी कि उसका जो वेट है किसमें लेना है, तुल्यांकीय द्रव्यमान लेना है, यानी कि इक्विवेलेंट वेट कितना, तो 1 ग्राम। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को जब डिसॉल्व करेंगे तो जो आयंस का पावर बनेगा यहाँ पर कंडक्टिंग पावर, वही यहाँ पर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर है, और इसको डिनोट किया जाता है इस तरह से लैम्डा से, और यहाँ पर ए लग जाएगा, ए है, इसको लैम्डा इसका उच्चारण किया जाता है। अब आप लोग कहिएगा कि इस तरह से भी लैम्डा होता है, तो जैसे लेटर में या अल्फाबेट में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होता है, सेम उसी तरह इस ग्रीक लेटर में भी एक कैपिटल लैम्डा है और एक स्मॉल लैम्डा है, तो यहाँ पर कैपिटल लैम्डा से इसको डिनोट किया जाता है, यहाँ पर ए लग जाएगा। अब बात करें इसका यूनिट का, तो इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ओम कैसे दर्शाते हैं, ठीक, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से, या बोले तो इस तरह से ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं अगला हमारा है मोलर कंडक्टेंस।
मोलर कंडक्टेंस क्या है, सेम इसी तरह से, बस यहाँ पर क्या है कि जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स को घोल कर सॉल्यूशन बनाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स का यहाँ पर अमाउंट कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 1 मोल। तो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं और उसका 1 मोल क्या करते हैं, डिसोल्व करते हैं, तो जो उसमें आयन प्रोड्यूस होगा तो उस आयन के कंडक्टिंग पावर को ही क्या बोला जाएगा, उस आयन के कंडक्टिंग पावर को बोला जाएगा मोलर कंडक्टेंस। इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय यहाँ पर इस तरह से, ठीक। और यहाँ पर इसका यूनिट हो जाता है मोल पर लीटर है, इस तरह से मोल पर लीटर या लीटर इनवर्स, इस तरह से हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा क्लियर हो गया मोलर कंडक्टेंस और यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या है, ठीक। तो देखिए सेल कांस्टेंट, the ratio of distance between the electrodes and the area of cross section of the electrode is called cell constant। देखिए यहाँ पर मान के चलते कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है तो उसमें इलेक्ट्रोड को क्या किया जाता है, डुबाया जाता है, ठीक। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड को डुबा दिया, तब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगा, लेंथ होगा, ठीक। तो इस लेंथ को ले लेते हैं, मान के चलते लेंथ क्या एल है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो अभी हम लोग जान गए, ठीक। तो क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा, तो मान के चलते क्रॉस सेक्शन का एरिया ए है, तो इन दोनों के रेशियो को ही क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट बोला जाता है, यानी कि सेल कांस्टेंट इक्वल एल बाई या एल अपॉन ए, ठीक है, क्लियर है क्या है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोलरॉश लॉ। देखिए यहां पर क्या है, द कोलरॉश लॉ स्टेटेड दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ये क्या दर्शाता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स का यहाँ पर क्या होना चाहिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि सीमित यहाँ पर क्या होना चाहिए, उसका मोलर कंडक्टिविटी क्या है, सीमित होना चाहिए। तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द केटायंस एंड एनायंस। पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर किसी कंटेनर में वाटर लेकर हम उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट्स घोलते हैं तो वहां पर क्या होता है, आयंस के रूप में वो टूट जाता है। तो कुछ बनाएगा यहाँ पर पॉजिटिव आयंस और कुछ बनाएगा नेगेटिव आयंस, इस तरह से, ठीक। केटायंस एनायंस इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर जो पूरे सॉल्यूशन का जो लिमिटिंग मोलर यहाँ पर क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, तो उसका जो मान होगा उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो केवल इस कैथोड का एक केवल केटायंस का जो यहाँ पर हमें मोलर कंडक्टिविटी देखने को मिलेगा उसका, और फिर एनायंस का जो मोलर कंडक्टिविटी देखने को मिलेगा वो, उन दोनों के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर पूरे सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी ये है लैम्डा नॉट, इस तरह से, ठीक। तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान के चलते हैं जो केटायंस है उसका क्या है, कंडक्टिविटी ऐसे है, यहाँ पर मान के चलते हैं लैम्डा प्लस है, और फिर यहाँ पर एनायंस का मान के चलते हैं लैम्डा माइनस है, इस तरह से। तो ये हो गया पूरे सॉल्यूशन का लिमिटिंग मोलर कांस्टेंट। और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर केटायन के हो गया आयंस कंडक्टिविटी, और फिर एनायन का आयंस कंडक्टिविटी, दोनों के यहाँ पर सम के रूप में इसको डिनोट कर देते हैं, स्टेट कर देते हैं, और यही है कोलरॉश लॉ, ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर इलेक्ट्रोड क्या है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड क्या है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोड, एन इलेक्ट्रोड इज अ सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। यहाँ पर इलेक्ट्रोड क्या है, सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है दैट कैरीज इलेक्ट्रिक करंट टू नॉन मेटालिक पार्ट्स ऑफ सर्किट सच एज एन इलेक्ट्रोलाइट्स या वैक्यूम। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पर इलेक्ट्रोड क्या है, कोई भी हम यहाँ पर जब यहाँ से ऐसे कंटेनर में कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जो इनर्ट रूप में होता है, ठीक। या उससे हमें क्या करना होता है, सर्किट बनाना होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेटल पीस लेते हैं या मेटल रॉड लेते हैं। तो जो मेटल रॉड लिया जाता है सॉलिड स्टेट में, जो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोड, ठीक। और ये क्या करता है, नॉन मेटालिक पार्ट्स, यानी कि मान के चलते इसमें नॉन मेटालिक पार्ट्स, तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें नॉन मेटालिक पार्ट्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इससे कैसे गुजारा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो इस जो रॉड को डाला गया है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, तो इसी के थ्रू क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें दो टाइप्स को हो सकते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। जो बैटरी के एक प्लस से जुड़े होता है और एक
माइनस वाले पोल से जुड़े होते हैं। तो अब इस तरह से हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखिए उसमें क्या होता है, इसकी सहायता से कोई भी यहाँ पर सेल हो तो सेल का यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर इक्विवेलेंट वहां पर निकाला जाता है। इस तरह से मान के चलते हैं ये क्या है, इक्विवेलेंट यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इनोट यानी कि प्योर स्टेट में -2.0303, यहाँ पर आर यानी गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर यानी कि ये टेम्परेचर क्या है इसमें है केल्विन में, और यहाँ पर लॉग के, लॉग के क्या होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होता है, और यहाँ पर आ जाता है एनएफ। एन क्या है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो ट्रांसफर होता है हाफ रिएक्शन में, और फेराडे जो कि यहाँ पर आवेश को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर ये सभी हम लोग जान गए कि यहाँ पर आर क्या है, तो आर है गैस कांस्टेंट, वेयर आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर इन केल्विन, के है यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, और फिर बात करें एन क्या है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर एफ क्या है तो फेराडे, इसका वैल्यू कितना होता है तो 96500 इस तरह से। ठीक, तो अब देखिए ये तो हो गया। अब बढ़ते हैं, यही है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा व्हाट इज प्राइमरी सेल, गिव एन एग्जांपल। प्राइमरी सेल क्या है, इसका हमें क्या करना है, एग्जांपल देना है। अब देखिए यहाँ पर तो प्राइमरी सेल द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स, दे आर नॉट चार्जेबल। यहाँ पर देखिए क्या है प्राइमरी सेल, तो द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले कुछ ऐसे बैटरी होते हैं जैसे हम लोग टॉर्च में सब में यूज करते हैं, तो वहां पर उसमें जो भी रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, तो एक ही डायरेक्शन में होता है, उसको फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। उसको बाहर से इलेक्ट्रिक सोर्स से अगर उसको इलेक्ट्रिक पावर भी देते हैं तब भी वहां पर क्या होता है, वो तभी वो जो केमिकल हुआ है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, उसको रिवर्स में नहीं लाया जा सकता है। और साथ ही क्या होता है कि इसको चार्ज भी नहीं किया जा सकता है। ठीक, उसमें यानी कि उसमें फिर से आयन को स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो वैसे बैटरी को क्या बोला जाता है, प्राइमरी सेल्स। जैसे में ड्राई सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया। ड्राई सेल हम लोग ऐसे वॉच में या जो रिमोट ये सब होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। तो सब क्या होता है, एक बार जब डेड हो जाता है तो फिर से हम लोग उसको चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जो रिएक्शन हो गया उसको फिर से रिवर्स में नहीं लाया जा सकता है किसी भी तरह से। ठीक, तो वही सेल क्या कहलाता है, प्राइमरी सेल कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर हमारा क्या है, व्हाट इज सेकेंडरी सेल्स, गिव एन एग्जांपल। तो यहाँ पर देखिए सेकेंडरी सेल क्या है, द सेकेंडरी सेल द रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स। सेकेंडरी सेल में क्या होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन हो गया उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से रिवर्स में ला सकते हैं। कैसे, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी से पास करके, तो जैसे उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, फिर से वो क्या होगा, रिवर्स में चला आएगा। और इस तरह से उसको क्या किया जाता है, दे कैन बी रिचार्ज एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन, और उसको बार बार चार्ज करके क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे हम लोगों के मोबाइल का बैटरी या जो घर में हम लोग का जो इन्वर्टर में जो बैटरी जुड़ा होता है, लेड स्टोरेज बैटरी, उसमें भी क्या, तो वो भी सेकेंड वाला होता है, यानी कि सेकेंडरी सेल होता है। ठीक, इस तरह लेड स्टोरेज या निकेल कैडमियम से, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी है सेकेंड वाले, सेकेंडरी। और इसी को ये एक और नाम से जाना जाता है, देज आर आल्सो कॉल्ड एज स्टोरेज सेल। आप लोग जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा कि व्हाट इज स्टोरेज सेल, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो स्टोरेज सेल को ही क्या बोला जाता है, सेकेंडरी सेल बोला जाता है, या बैटरी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साल्ट ब्रिज
राइट इट्स यूजेस, साल्ट ब्रिज का इसके यूज लिखना है, ठीक। तो साल्ट ब्रिज देखिए, साल्ट ब्रिज इज अ यू, यहाँ पर हो गया यू शेप्ड, यू जो यहाँ पर लेटर होता है अल्फाबेट में, तो यू शेप्ड ट्यूब फिल्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, लाइट के KCl, पोटेशियम नाइट्राइट, फिर पोटेशियम सल्फेट, etc एक्स्ट्रा। तो साल्ट ब्रिज क्या है, तो एक यू शेप का यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ट्यूब होता है, ठीक। यू शेप का क्या होता है, ट्यूब होता है, जो फिल्ड विथ यानी कि किससे भरा होता है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिससे अभी जो क्या हो, अक्रिय रूप में कोई इससे रिएक्शन ना कर सके, ठीक। तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, बहुत ही कंसंट्रेटेड होते हैं, जैसे KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम नाइट्राइट या पोटेशियम सल्फेट। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या किया जाता है, उस ट्यूब में भरा जाता है। देखिए आप लोग जब इलेक्ट्रोकेमिकल यहाँ पर देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो वहां पर क्या होता है, इस तरह से दो यहाँ पर कंटेनर होता है, और इन दोनों कंटेनर को एक तो बाहरी परिपथ से तो जोड़ा ही जाता है, ठीक। लेकिन इसके अलावा एक यहाँ पर होता है यू शेप्ड का एक यहाँ पर नली होता है, ठीक, ट्यूब होता है, और इसमें ये सब KCl ये सब भरा होता है, और इसी ट्यूब को क्या बोला जाता है, साल्ट ब्रिज बोला जाता है। अब इसके यूज देख लेते क्या है, तो इसका यूज है टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय अलाउइंग द आयंस टू फ्लो फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू द अदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पर क्या करता है कि जो दोनों कंटेनर है, तो उस दोनों कंटेनर में क्या रहेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन रहेगा, तो इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में बिना मिलाए यहाँ पर आयंस के फ्लो को क्या करता है, फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि एक कंटेनर से आयंस को क्या करेगा, दूसरे कंटेनर में भेजेगा। कैसे, तो बिना दोनों सॉल्यूशन को मिलाए हुए, यहाँ दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स भी नहीं होने देगा, और एक से आयंस को उठाकर दूसरे कंटेनर में ले जाकर पटक देगा। इस तरह से ये काम है किसका, साल्ट ब्रिज का। अगर इसका और देखें, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल्स सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा देखिए, पहले देख लेते हैं, ये जो पूरा है इसको फुल यहाँ पर क्या बोला जाता है, पूरा सेल हो गया, और इसका एक कंटेनर अगर उठाते हैं तो इसको हाफ सेल बोला जाएगा। तो दोनों हाफ सेल में क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू होता है, तो इसमें आयंस का प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो उस आयंस के प्रोड्यूस के कारण ये आयनाइज हो जाएगा, तो जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है लंबे समय तक मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, सॉल्यूशन को यहाँ पर न्यूट्रल किया जाता है, और इसको न्यूट्रल करने में कौन मदद करता है, तो साल्ट ब्रिज करता है। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्यूल सेल्स, गिव एन एग्जांपल। फ्यूल सेल क्या है, तो देखिए फ्यूल सेल भी आसान सा चीज है, अ सेल इन विच द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मेथनॉल etc इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल सेल। यानी कि फ्यूल सेल क्या है, एक ऐसा सेल है जिसमें ईंधन को जलाया जाता है, यानी कि किसका कंबशन होता है, फ्यूल का, और कैसे ईंधन का, तो हाइड्रोजन का, या तो मीथेन का, या तो मेथनॉल का। ऐसे फ्यूल को वहां पर कंबशन किया जाता है, जलाया जाता है, और उससे जो हीट मिलता है, उससे जो एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और ऐसे इस सेल को बोला जाता है फ्यूल सेल। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री भी करते हैं अपने रॉकेट में, ठीक। तो ये था इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ठीक। तो अगले हमारा सीरीज होगा, अगला सीरीज वो होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर का। तब तक के लिए बने रहिए, अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।